नमस्कार, ज्ञान बास्केट में आपका स्वागत है। आई एम अंकित चौहान और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हमारे देश की तरक्की में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का क्या सिग्निफिकेंस रहा है और कैसे इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का नाम ऊंचा करता आ रहा है। हर मायने में स्पेस टेक्नोलॉजी चैलेंजिंग है, फिर चाहे वो रिसर्च हो या डिज़ाइन, मिशन कंट्रोल, लॉन्च पैड, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनली द सक्सेसफुल लॉन्च, जिस पर सब कुछ टिका होता है। और इसीलिए ये इसे एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर भी बनाता है विद नो मार्जिन ऑफ एरर and therefore it is the ultimate marvel of engineering. Let us understand the genesis of Indian space program. इसरो के अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनको जानने से पहले इसरो के इतिहास को उस वक्त के जियोपॉलिटिकल एंगल से कोरिलेट करके समझना भी जरूरी है, जिससे ये पता पड़ेगा कि आज के दौर में इसरो के सफल मिशंस ने इंडिया के सॉफ्ट पावर को न सिर्फ स्ट्रॉन्ग किया बट हमारी जनरेशन को एक सिक्योर भविष्य भी प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स। तो आइए थोड़ा सा वक्त में पीछे जाते हैं। आजादी से 2 साल पहले, साल था 1945 का। यूएसए ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करके न सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करवा दिया बल्कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल कर रख दिया था और दुनिया को एक न्यू नॉर्मल की तरफ पुश किया, और वो था न्यूक्लियर थ्रेट का, जिससे फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी को ये रियलाइज हुआ कि ऐसा वेपन भी बनाया जा सकता है जिससे पूरी दुनिया में प्रलंकारी तबाही मचाई जा सकती है। और जब ऐसा कोई वेपन किसी एक कंट्री के पास हो तो जाहिर है उसकी होस्टाइल कंट्रीज भी इस आर्म्स रेस में कूद पड़ेंगी, और उस वक्त यूएस की होस्टाइल कंट्री थी यूएसएसआर। और फिर शुरुआत होती है एरा ऑफ कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर इन 1947। एंटायर वर्ल्ड वाज बीइंग पुश्ड टू चूज साइड्स बिटवीन द टू, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोनों कंट्रीज में कंपटीशन शुरू हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हालांकि दोनों के बीच कभी कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, बट स्टिल कोल्ड वॉर हैड मेनी इनडायरेक्ट बैटलफील्ड्स बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, लाइक फ्रॉम यूएस इंटरवेंशन इन वियतनाम वॉर इन 1965 टू द न्यूक्लियर आर्म्स रेस। और इस बीच द न्यू era of conflict was the battle to conquer the exploration of space first, which is famously known as the space race of Cold War, जिसका एम था कि कौन सबसे पहले स्पेस में अनमैन्ड सैटेलाइट लॉन्च करेगा which could successfully orbit the earth। और साथ ही साथ दुनिया ने जल्द ही ये भी रियलाइज कर लिया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी को भी इजीली वेपनाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड इन लॉन्च ऑफ स्पेस रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBMs। इसलिए स्पेस रेस को बहुत ही सीरियसली लिया जाने लगा। इसी बीच एट द स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर इन 1947 एक और मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट भी हुआ ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था बट विद पार्टीशन। इस वक्त कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी और 1948 में हमारा पाकिस्तान के साथ एक फुल स्केल वॉर भी हो गया, जिससे एक बात तो क्लियर थी कि हमारा पड़ोसी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, और ऐसे में रीजन में अपना मिलिट्री माइट एस्टेब्लिश करना भी जरूरी हो जाता है, जो कि उस टाइम पर आसान नहीं था ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। इसके बाद एंटर करते हैं हम 1950s के दशक में, जिसमें कोल्ड वॉर अपने पीक की तरफ बढ़ रहा था, और because of its geographical location, Pakistan was being supported by US, which was obviously against the interests of India. And US की हेल्प से पाकिस्तान ने फॉर्मली 1961 में अपनी स्पेस एजेंसी सुपार्को को फॉर्म किया। ऐसे में इम्पोर्टेंट था कि इंडिया भी अपना स्पेस प्रोग्राम जल्दी से जल्दी शुरू करे। टू पुट इट ब्रीफली, हमारा खुद का स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करने की मुख्यतः 2 वजह थी। पहली, स्पेस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को रीप करना विच वाज ऑब्वियस, और दूसरी, जरूरत पड़ने पर स्पेस टेक्नोलॉजी को दुश्मन के अगेंस्ट वेपनाइज करना, जो कि उस वक्त की जियोपॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से अब एक नेसेसिटी बन चुकी थी विदाउट चॉइस। इसीलिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार की स्थापना की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर विक्रम साराभाई अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात हो और डॉक्टर विक्रम साराभाई का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। He is one of the legendary figures of our country and is also known as the founding father of Indian space program. Later in the decade, Incospar was renamed as ISRO in the year 1969. उसके बाद 1972 में भारत सरकार ने स्पेस कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया, जिसके बाद स्टैब्लिश हुआ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो वॉज ब्रॉट अंडर इट। इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक के राज्य में स्थित भारत की सिलिकन कही जाने वाले खूबसूरत शहर बेंगलुरु में बनाया गया। बात करें इसरो के माइलस्टोन्स की, तो ये कोई आसान काम नहीं था। भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट 1975 में लॉन्च की थी। दिस सैटेलाइट वॉज कम्प्लीटली डिजाइन एंड फैब्रिकेटेड इन इंडिया, बट it was not launched from the Indian soil.
In fact, it was launched by Soviet rocket from Kapustin Yar. It is a station based in erstwhile USSR and now in Russia. Reason? Because इंडिया के पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं था और जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप करना वॉज द नेक्स्ट इमीडिएट चैलेंज ऑफ दैट टाइम. सो वो एक टाइम था और आज एक टाइम है. अब हमने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स में एक्सपर्टीज अचीव कर ली है, जिसमें सबसे पहले जिक्र आता है भारत का वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इंडियन मेड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट्स का, जिससे हमने चंद्रयान 1 और मंगलयान मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था. इसके अलावा इसरो के कुछ रिकॉर्ड्स भी उसके नाम हैं. रशिया ने 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट से ऑर्बिट में प्लेस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था. और आपको जान के खुशी होगी कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को इसरो ने 15 फरवरी 2017 को तोड़ डाला था और अपने PSLV रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करके यह रिकॉर्ड खुद अपने नाम कर लिया था, जिसमें 101 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स थी और सिर्फ 3 इंडियन मेड सैटेलाइट्स. हालांकि इसरो का ये रिकॉर्ड हाल ही में इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX ने 2021 में एक साथ 143 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करके तोड़ दिया था. बट बोला जाता है ना, रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए. इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगलयान मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके दुनिया के एलीट स्पेस क्लब में भारत की एंट्री करवा दी. आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इसरो के मंगलयान मिशन का टोटल बजट ही केवल 450 करोड़ था और अगर इसे इंडिया की 2008 की अप्रॉक्स पॉपुलेशन में डिवाइड भी कर दें तो लगभग केवल 4 रुपये पर पर्सन का खर्चा, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है. एंड नॉट ओनली इस मिशन का बजट लिमिटेड था, बट इसरो ने मंगलयान को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स की ऑर्बिट में एंटर करवा दिया था. ये कारनामा करने वाला भारत अकेला दुनिया का पहला ऐसा देश बना था, जो कि रिजल्ट था हमारी साइंटिस्ट की सच्ची मेहनत, लगन और किसी भी मुश्किल को कैसे द इंडियन सॉल्यूशन से सॉल्व करने का. एंड एज इंडियंस वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर साइंटिस्ट्स. इसरो's कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. आज ना सिर्फ इसरो अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, बल्कि काफी कम बजट में अदर डेवलपिंग कंट्रीज की सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर रहा है एंड कई कंट्रीज को सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें सबसे पहले आती हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, थाईलैंड एंड म्यांमार, जिससे रीजन में इंडिया की डोमिनेंस इंक्रीज हुई है. 1975 से आज तक इसरो ने एक के बाद एक इनसैट एंड जीसैट सीरीज की कई सैटेलाइट लॉन्च करके जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में इन सैटेलाइट्स का एक पूरा कॉन्स्टलेशन बना दिया, जिससे न सिर्फ बदलते वक्त के साथ देश के टेलीकम्युनिकेशन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की जरूरतें पूरी हुई, बट इन सैटेलाइट्स की हेल्प से देश मिलिटरीली भी स्ट्रांग हुआ थ्रू डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स. इसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर वेदर फोरकास्टिंग में देश इंडिपेंडेंट बना. आज की तारीख में साइक्लोन के आने से पहले हमें उसके पल पल की जानकारी सैटेलाइट्स के थ्रू मिलती रहती है, विच इज अ क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर गवर्नमेंट्स टू इशू अर्ली वार्निंग्स टू सिटीजंस एंड सेव मेनी लाइव्स. 21वीं सदी में देश की नई जरूरतें जैसे कि सर्विसेज रिलेटेड टू मोबाइल कनेक्टिविटी, DTH, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, बैंकिंग एंड ई-कॉमर्स को सीधे हमारे घरों में पहुंचाने में इसरो की सर्विसेज एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं. ये सब हमारे डे टू डे रूटीन लाइफ का पार्ट है, जिसके पीछे कितनी मेहनत, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हुआ है, उसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है. आज सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज का प्रोसेस इतना स्मूथ है कि अब ये हमारी लाइफ का एक रूटीन अफेयर बन गया है. जस्ट इमेजिन अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में हम आज भी अगर पीछे होते, या अगर हमारा खुद का कोई स्पेस प्रोग्राम ही ना होता, या हमारी खुद की कोई सैटेलाइट ही ना होती और हम आज भी वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट होते, तो जिन सर्विसेज का मज़ा आज हम अपने घर में बैठे बैठे ले रहे हैं, क्या वो इतनी अफोर्डेबल हो पाती? इसका आंसर मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ. कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करके